Bismillahirrahmanirrahim. The next part we are going to cover in video of rheumatology. We will start from Sjogren's syndrome. I don't know how to pronounce it, but I'll pronounce it Sjogren's. A scenario: you have 42-year-old woman in your office with some peculiar symptoms. Symptoms क्या हैं कि उसे अपनी आंखों में ऐसे चुभन होती है, डस्ट है, कोई फॉरेन बॉडी है, ड्राई फीलिंग आती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू swallow ड्राई सॉलिड फूड्स टू. इट्स वेरी पेनफुल क्योंकि लैक्रीमेशन, इट हिंट्स टुवर्ड्स कि लैक्रीमेशन प्रॉपरली नहीं हो रही. On examination you find there is bilateral parotid enlargement as well as ANA test is also positive. तो वो तो पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक ANAs कौन से होंगे Sjogren's syndrome के लिए. स्पेसिफिक होते हैं एंटी रो और एंटी ला एंटीबॉडीज LA. Sjogren's is a chronic autoimmune disease that is characterized by the infiltration of the exocrine glands through the lymphocytes. अब ये लैक्रिमल और पैरोटिड ग्लैंड दोनों को इन्फिल्ट्रेट करेंगे. इट विल लीड टू कॉज xerostomia एंड ड्राइनेस ऑफ आइज. और ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं. और सेकेंडरी डिजीज़ में इट इज़ इन्वॉल्व विद एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या SLE के साथ. और ये मेजर ऑर्गन्स लाइक लंग्स और किडनीज को भी इन्वॉल्व करता है. इट कैन आल्सो eventually progress into lymphoproliferative disease that is malignant lymphomas. How would it present? Itchy, dry eyes होंगी प्लस ड्राई माउथ एंड मतलब swallowing में भी डिफ़िकल्टी. और इची ड्राई आइज़ के साथ देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम. तो ऑब्वियसली केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका में कॉर्नियल अल्सरेशन भी कर देता है. डेंटल केरीज और पैरोटिड इन्लार्जमेंट के लिए भी आपने एग्जामिनेशन में देखना है. डायग्नोस्टिक शिमर टेस्ट में आप वो स्ट्रिप रखेंगे फिल्टर पेपर की, एनुअल सी के कितनी प्रोडक्शन है, टीयर फिल्म की कितनी प्रोडक्शन है, और रोज़ बंगाल स्टेन से आप देखेंगे कॉर्नियल अल्सरेशन के मार्जिनस. NAs विल बी पॉजिटिव, तो स्पेसिफिक उसकी एंटीबॉडी एंटी रो और एंटी LA ये भी चेक करनी है आपने. सिर्फ स्पेसिफिसिटी में सिर्फ आपने ये दो एंटीबॉडीज़ नहीं चेक करनी, बिसाइड्स आपने लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन भी चेक करनी है बाय टेकिंग अ बायोप्सी ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. ट्रीटमेंट इसका क्योर तो है नहीं, लेकिन इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे. आर्टिफिशियल टीयर्स फॉर आइज एंड पाइलोकार्पिन स्पेशली ताकि इंक्रीज इन द टीयर एंड सलाइवा प्रोडक्शन. इस छोटे से बॉक्सेस ने बताया कि हर कोई पॉलीआर्टिकुलर और सिमेट्रिक जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता. सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, पार्वोवायरस B19 या हेपेटाइटिस B, ये जो है सिमेट्रिकल पॉली आर्थ्रोपैथी करते हैं. जबकि SLE सिस्टमिक स्क्लेरोसिस Sjogren's syndrome इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो है सिमेट्रिकल पॉली आर्थ्रोपैथी करें. ये आर्थराइटिस के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में मल्टी ऑर्गन फेलियर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं. सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी, स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज. इसमें एक पॉइंट जो याद रखना है, 2-3 पॉइंट्स जो याद रखने बेसिकली मेजर ये पॉइंट है कि बैक पेन इन्वॉल्व होगी. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा था कि बैक पेन नहीं होती, डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बट यहाँ पे बैक पेन होगी. 27 साल का लड़का है, उसे बैक पेन है, इसका मतलब ये अब चला गया है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज में. अब उसे मॉर्निंग स्टिफनेस हो 2 घंटे से ज़्यादा हो या 3 घंटे से ज़्यादा हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो मैटर नहीं करती. लंबर स्पाइन पे उसकी रेंज ऑफ मोशन इज़ डिक्रीज. और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखता है कि देयर इज़ मर्मर इन सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस. दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि एंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम आगे पढ़ेंगे आयोटिक इंसफिशिएंसी, माइट्रल इंसफिशिएंसी, कार्डिक थोड़े से मसले प्रोमिनेंट होते हैं. डेफिनेशन सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज दे आर एसोसिएटेड विद दीज करैक्टरिस्टिक. एक तो सीरो नेगेटिव है ANA, NTCCP, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव, HLA-B27 एलील प्रेजेंट होगा. लोअर बैक पेन और सैक्रो इलिक जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस में हर एक की अपनी अपनी है, वो हम उसके साथ साथ कवर करेंगे. व्हाट आर द डिजीजेज? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एक्सियल स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस. एक्सियल जो है वो एंकोलाइजिंग की तरह का ही होता है, बट इतना कॉमन नहीं होता, बहुत रेयर होता है. इसलिए अगर कोई केस आए तो ये नहीं कहना ये एक्सियल है, नहीं, एंकाइलोजिंग की तरफ ज़्यादा जाना है. रिएक्टिव, सोरेटिक और एंटेरोपैथिक. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मोस्टली अकर्स इन मेल्स इन सेकेंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ. और मेल्स में भी HLA-B27 ज़्यादा पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. इसका जो मेन फीचर है क्रॉनिक लोअर बैक पेन है. अब उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस है एटलीस्ट 1 आवर्स और इम्प्रूव्स विद एक्सरसाइज. वो रूमेटॉइड के साथ कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए व्हेन इट हैज़ लोअर बैक पेन. सर्वाइकल स्पाइन इज़ रेयरली इफेक्टेड एंड इफ़ एवर अफेक्टेड एंड देन ये लेट स्टेज ऑफ द डिजीज़ ही है अगर सर्वाइकल स्पाइन अफेक्टेड है, क्योंकि लंबर स्पाइन ज़्यादातर अफेक्टेड होती है. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में बताता है इंटीरियर यूवियाइटिस, आयोटिक इंसफिशिएंसी, माइट्रल इंसफिशिएंसी. आयोटिक इंसफिशिएंसी सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है. माइट्रल इंसफिशिएंसी वो ऑब्वियसली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगी. और जो आयोटिक इंसफिशिएंसी इट कुड लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक.
ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी एविडेंस ऑफ डिक्रीज स्पाइन मोबिलिटी। उसकी डिक्रीज स्पाइन मोबिलिटी हम चेक करने के लिए स्कूबार्स टेस्ट करते हैं। स्कूबार्स टेस्ट स्पाइन की फ्लेक्शन का भी बताता है और लंबर लॉर्डोसिस की ऑब्लिट्रेशन कितनी होगी वो भी बताता है। स्कूबार्स टेस्ट क्या है ये हम पता लगाते हैं। स्कूबार्स टेस्ट में मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। एक पर्सन जैसे खड़ा हुआ है वर्टिकल इरेक्ट पोस्चर में खड़ा हुआ था, हम उसके लोअर बैक पे पेल्विस के नीचे जहाँ पे हम दुमची कहते हैं उस पॉइंट वहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लगाते हैं 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पार। फिर पेशेंट को कहते हैं फ्लेक्स करे आगे की तरफ। जब वो फ्लेक्स करता है तो ऑब्वियसली उन फ्लेक्शन की वजह से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 3 था तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि फ्लेक्शन हो रही है, लिमिटेड फ्लेक्शन नहीं है। बट इन केस इफ द फ्लेक्शन इज़ लिमिटेड तो फिर आप कह सकते हैं कि स्कूबार जो है वो नेगेटिव आ रहा है। प्लस एक्सरे शोज द एविडेंस ऑफ सैक्रोइलाइटिस। सैक्रम और आइलियम के दरमियान जो है इट्स द अर्लीस्ट फाइंडिंग एंड इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सैक्रोइलिक जॉइंट फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अनाथरा सैक्रोइलिक जॉइंट ये जो लंबर वो है ना ये वर्टिब्रा इनके होने लग जाती है स्क्वायरिंग और हो जाती है फ्यूज़ होने के बाद ये बना देती है बैम्बू स्पाइन जिसे सिंडोस्मोफाइट्स भी कहते हैं। और डायग्नोसिस है ही क्लिनिकल और एक्सरे बेस्ड HLA-B27 पॉजिटिव, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इतना यूज़ नहीं होता। ट्रीटमेंट NSAIDs, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज सबसे पहले तो ये देनी है। उसके बाद आपने बड़ी चीज़ों पे आना है। बड़ी चीज़ें मसलन के एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज़ के लिए हम एंटी TNF मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं पहले, मेथोट्रेक्सेट से भी पहले। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा था कि मेथोट्रेक्सेट पहले देते हैं। फिर एक्टिव आर्थराइटिस ये 2 तरह के होते हैं, एक नॉन गोनोकोकल और एक इन्फेक्टिव। जो नॉन गोनोकोकल है उसमें हमें पता है नॉन गोनोकोकल से राइटर सिंड्रोम कहते हैं। क्लेमिडिया यूरिया प्लाज्मा की वजह से होता है। इट कॉज डिस्टिंक्ट म्यूकोकुटेनियस मैनिफेस्टेशन, केराटोडर्मा, ब्लेनॉर्जिका, सिरसिनेट, ब्लैनाइटिस, ऑरल जेंटल अल्सर्स, कंजक्टिवाइटिस एंड आर्थराइटिस। जबकि अदर्स जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस दूसरा वाला जो है इन्फेक्टिव, बेसिकली जो डायरिया इंफेक्शियस डायरिया कॉज करते हैं, इंटेरो इन्वेसिव डायरिया। अब सारे गिने जो इंटेरो इन्वेसिव कराते हैं, कंपाइलोबैक्टर, शिगेल्ला, यर्सीनिया, साल्मोनेला, इस सब कॉज कराने वाले रेक्टिव आर्थराइटिस भी कॉज कराते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकल और एक्सरे फाइंडिंग वुड बी कंसिस्टेंट के सीरो नेगेटिव है, HLA-B27 भी करा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ट्रीटमेंट इसकी सेम है, NSAIDs, एंटी TNF, मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा जो नॉन गोनोकोकल राइटर सिंड्रोम है उसमें हम वो भी देते हैं टेट्रासाइक्लिन फॉर 3 वीक्स ड्यूरेशन। ठीक, ये पिक्चर दिखाई हुई है केराटोडर्मा ब्लैनॉर्जिका दैट इज सीन इन राइटर सिंड्रोम। सोरेटिक आर्थराइटिस। अच्छा, सोरेटिक आर्थराइटिस में ना एक चीज़ बहुत डिस्कशन में आती है कि जैसे कहते हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ वो सिमेट्रिकल भी होता है और सिमेट्रिकल पोलीआर्थ्रोपैथी कॉज करता है। तो सोरेटिक आर्थराइटिस में 25% ऑफ केसेस भी सिमेट्रिकल आर्थराइटिस कॉज करते हैं। 40% जो मेजॉरिटी उसकी केस है वो सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस कॉज करती है, लेकिन 25% में ही कॉज सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस अलॉन्ग विद पार्वोवायरस B19 एंड हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अब सोरेटिक है मतलब सोरेसिस तो होनी है, नेल पिटिंग होगी, इसके अलावा ये डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। अभी तक हमने पढ़ा है कोई भी इन्वॉल्व नहीं करता सिवाय ऑस्टियोआर्थराइटिस हम आगे पढ़ेंगे और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। इट फॉर्म्स अ कैरेक्टरिस्टिक सॉसेज शेप डिजिट और एक्सरे में इट प्रेजेंट्स हैज पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी। एंटेरोपैथिक आर्थ्रोपैथी, जिन पेशेंट्स को IBD होता है, IBD फ्लेयर्स ऑफ द आर्थराइटिस और सेंटेरोपैथिक आर्थ्रोपैथी कहते हैं। और ऐसे पेशेंट में जो स्किन लेजन, जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन दैट इज पायोडर्मा गैंग्रीनोसम एंड एरिथमा नोडोसम। हम आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे एक सिनेरियो गिवन है कि 64 इयर्स ओल्ड का आदमी आया, उसको सिर्फ नींद में दर्द है, उसको और कोई भी सिम्टम्स नहीं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब फटीग, फीवर, वेट लॉस कुछ भी नहीं है उसको। अलबत्ता सेकंड और थर्ड लेफ्ट साइड के सेकंड और थर्ड डिस्टल इंटरफ्लेंजल, मतलब ये सेकंड है और ये थर्ड डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स में पेन है, लेकिन उसको कोई मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है और उसको कोई वार्म, स्वेलिंग, एरिथमा ऑफ द नी नहीं है, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग भी नॉर्मल है। बस ये एक बात है कि चूँकि नी में पेन है, जब नी मूवमेंट करता है, चलते फिरते, रुकू में जाते वक्त उस क्लिक की आवाज़ें आती हैं, देयर आर क्रेपिटेशंस। इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट्स अ कॉमन डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ और यहाँ पर जो टारगेट है टिशू वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन था टारगेट टिशू? साइनोवियम। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन और सेकेंड मोस्ट कॉमन इज द बेस ऑफ द थंब।
एज, फीमेल सेक्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं एंड दे आर द रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी, मेजर स्ट्रेस एंड रिपीटेड स्ट्रेस एंड मेजर जॉइंट ट्रॉमा, दे आर वन ऑफ द मॉडिफाइबल potential risk factors for osteoarthritis. How would it present? स्मॉल जॉइंट्स में डिस्टल इंटरफ्लेंजल, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट दोनों में अफेक्ट करेगा, नीज, हिप दोनों में अफेक्ट करेगा जो लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स है। मॉर्निंग स्टिफनेस वुड बी लेस देन 20-30 मिनट्स, क्रिपिटेशंस अच्छे खासे वुड बी नोटेड एंड देयर इज नो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। लेबोरेटरी टेस्ट में ECR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, anti-CCP-RF सारे नेगेटिव आएंगे। ECR और सी रिएक्टिव प्रोटीन इसलिए भी नेगेटिव आएंगे बिकॉज इन्फ्लेमेटरी थोड़ी ना है। एक्सरे कराएंगे आपको दिखेंगे ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स दे आर बेसिकली रिपेरेटिव एफर्ट्स बाय द बोन। और ऑस्टियोफाइट्स आपको अगर प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे दिखें तो BP, बुशार्ड नोड्स उसे कहते हैं, और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे दिखें तो DH, हबेंडन नोड्स उसे कहते हैं। और आपको एक्सरे में ना सिर्फ ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, आपको सबकॉन्ड्रल सिस्ट भी दिखेगी, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस भी दिखेगी, और जॉइंट्स की एसिमेट्रिकल स्पेस रिडक्शन भी आपको दिखेगी। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी स्पेस रिडक्शन है बट सिमेट्रिकल है, इसमें एसिमेट्रिकल मिलेगी। डायग्नोसिस मेड ऑन क्लिनिकल एंड एक्सरे फाइंडिंग्स। ट्रीटमेंट, पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को रिड्यूस द वेट, पुअर पॉस्चर को प्रॉपर पॉस्चर में मेंटेन करें, मतलब पॉस्चर प्रॉपर रखें, रिड्यूस वेट, मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रखें, स्पेशली जैसे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है नी को रिलीव करने के लिए। फिर ड्रग थेरेपी में आते हैं। ड्रग में सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है उसकी एसिटामिनोफेन की 4 ग्राम्स पर डे वाली थेरेपी, acetaminophen plus analgesic dose of ibuprofen 1.2 ग्राम पर डे। इट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, GI डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली, क्योंकि NSAIDs ओवरऑल जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं वो तो COX-1 को भी इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होता तो जो म्यूकोजल लाइनिंग है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वो नहीं बन पाती, तो फिर हम सिलिकॉसिब COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर देते हैं। हम रफिकॉसिब, वेल्डिकॉसिब इसलिए नहीं देते इस क्लास में से क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ MI। फिर कैप्साइसिन क्रीम फॉर पेन। Capsaicin cream, it depletes the local sensory nerve endings of substance P, so it causes local burning. There is orthopedic surgery after recommending non-pharmacological drug treatment. फिर हम सर्जरी पे आते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी या जॉइंट ऑर्थोप्लास्टी स्पेशली यंग पेशेंट्स को, या फिर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। अब रिसर्चर्स बताते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड लगा लें या सलाइन लगा लें तो सलाइन ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर हम ग्लूकोसामीन का भी इंजेक्शन देते हैं, क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ कॉन्ट्रा प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर वो आते डिफरेंस। हमारे सीनियर ने कहा कि पढ़ना है तो फिर हमने पढ़ना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इट्स अ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट्स पीपल ओवर द एज ऑफ 40, इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड द एज ऑफ 20। इट कैन बी कॉज बाय लॉन्ग टर्म प्रेशर ऑन लार्ज जॉइंट्स, जबकि ये तो इसकी टियोलॉजी रूमेटॉइड की तो पता भी नहीं क्यों है, चले DR4 से होती है, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता। टिपिकली इट अफेक्ट्स वन पर्टिकुलर जॉइंट एरिया और जॉइंट, बट इट अफेक्ट्स मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स। डज नॉट हैज़ एनी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, फटीक, फीवर, और हर डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करती है। देयर इज पैनस फॉर्मेशन, देयर इज नो पैनस फॉर्मेशन, देयर इज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट्स, PIPs एंड मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स इन्वॉल्व, यहाँ DIP, PIP एंड वेट बेरिंग जॉइंट्स लाइक नी एंड हिप इज इन्वॉल्व। ECR, सिलेक्टिव प्रोटीन, anti-CCP, दे ऑल आर एलिवेटेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज़ टू बी ट्रीटेड स्पेसिफिकली विद इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, इसमें तो कोई थेरेपी एज सच इम्यूनोसप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड। देन हाँ, ये जो मैं बात कर रही थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, सिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस लॉस विद ऑस्टियोपेनिया एंड बोन इरोजन, जो हम पढ़ते हैं पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोप्रोसिस या मार्जिनल जॉइंट इरोजन, यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑस्टियोफाइट, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग, एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस की नैरोइंग, दे ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर एक्सरे फाइंडिंग फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। देयर वॉन्ट बी एनी एंकोलाइजिंग क्या उसे कहते हैं, सॉरी, जब यहाँ पे बेसिकली बोनी और फाइबर दोनों एंकलाइजिंग होगी, यहाँ पे नहीं है कोई, ठीक। और मॉर्निंग स्टिफनेस यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर इज नो मॉर्निंग स्टिफनेस।